नमस्कार साथियों, स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज आजकल सारे एग्जाम्स में बढ़ता चला जा रहा है। यूपीएससी में भी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी में भी 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं। और जो भी एग्जाम होते हैं लगभग सब में ज्योग्राफी का वेटेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन्वायरमेंट की वजह से भी बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भूभौतिक घटनाएं भी हो रही हैं, जिनकी वजह से ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगातार बदलते जा रहे हैं और टफ भी होते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है, विश्व की सर्वाधिक यहाँ पर लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। लंबी पर्वत श्रृंखला में देखेंगे हिमालय के बारे में आप जानते होंगे, एंडीज पर्वत के बारे में, रॉकीज पर्वत के बारे में, आल्प्स पर्वत के बारे में। हमने रॉकीज और एंडीज इन दो पर्वतों को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उसको आप जाकर जरूर एक्सप्लोर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ उत्तरी अमेरिका की मैपिंग, दक्षिणी अमेरिका की मैपिंग, इसको अच्छे से आप समझ जाएंगे। दरअसल फ्रेंड्स, अगर मैपिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड। उत्तरी अमेरिका के क्वेश्चन ज़्यादातर मैप में पूछे जाते हैं, तो आप उत्तरी अमेरिका को ठीक से पढ़ लीजिए। उत्तरी अमेरिका के अलावा आप एशिया को भी ठीक से पढ़ सकते हैं या फिर सेंट्रल एशिया को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अपने क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। इसके बाद सेकंड नंबर पर रॉकीज आती है। रॉकीज की लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। थर्ड नंबर पर आपका आएगा हिमालय पर्वत, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो ऐसे भी लिख देते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया, रॉकीज सेकंड हो गया और हिमालय थर्ड हो गया। टॉप 3 आपको याद करके रखना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। रही बात इनको पता करने में, तो एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, हिमालय भारत के उत्तरी भाग में है, कह सकते हैं एशिया में है, और आल्प्स पर्वत यूरोप में है। तो ये एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन के बराबर हो सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ इस पर नहीं ध्यान देना है कि आपका ऑप्शन बी सही है। आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉकीज के बारे में पूछा जाता है, एंडीज के बारे में पूछा जा सकता है, या ये कह सकते हैं अगर ये पूछ लिया गया कि विश्व की सर्वाधिक दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आजकल तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं कि दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन के बराबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको करेक्ट आंसर भी हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैप में देख भी लीजिए। अगर आपको मैप में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे मैपिंग वाले सेक्शन में जाइए। हमने ढेर सारे मैपिंग के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और वहाँ से आपको ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। कोई भी आपको मैपिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। कहवा के नाम से जाना जाता है तो आपका साओ पोलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील में तो लार्ज स्केल पर होता ही है। इसके अलावा भारत में भी कुछ कॉफ़ी पाई जाती है, अफ्रीका में भी कुछ कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन आपको ये साउथ अमेरिका वाला जो है सेक्शन, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। करेक्ट आंसर में देखिए, यहाँ पर कहवा पत्तन के लिए तो आप साओ पाउलो जो है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है कहवा पत्तन के लिए। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा बी, सैंटोस। यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। आपका करेक्ट आंसर बनेगा बी, सैंटोस। अब देखिए सैंटोस के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इसको कहवा पत्तन कहा जाता है। साओ पाउलो में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। इसके लिए सैंटोस एक अलग से बंदरगाह बनाया गया, सिर्फ कॉफ़ी रेल चलाई जाती है यहाँ पे। साओ पाउलो से सैंटोस तक कॉफ़ी रेल चलती है। सैंटोस को केवल कॉफ़ी के कह सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट ही मैक्सिमम होता है, इंपोर्ट तो नाम मात्र है, क्योंकि वहाँ खुद ही इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो सैंटोस को सिर्फ इसलिए विकसित किया गया कि यहाँ से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाएगा, और साओ पाउलो से सैंटोस तक एक कॉफ़ी रेल चलाई जाती है। तो कहवा पत्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल चुका होगा। बाकी रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, साओ पाउलो, इनके बारे में आप मैप जरूर देखिएगा। हमारी दक्षिण अमेरिका की सीरीज़ को जरूर देखिएगा, वहाँ आपको ढेर सारे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है। अब यूरेनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप कि यूरेनियम का प्रोडक्शन क्या होता है, यूरेनियम क्यों इतना खास है, क्यों यूरेनियम के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी होती है। तो फ्रेंड्स, यूरेनियम के बारे में थोड़ा आपको बता दें हम कि यूरेनियम से एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है,
इस एनर्जी को आप चाहे परमाणु बम बना लें, चाहे उससे आप लाइट बना लें, बिजली बना लें, या फिर कोई और ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पे लौटते हैं सीधे। यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा आप गूगल भी करिएगा, क्योंकि इसी से परमाणु बम बनाया जाता है, जो कि ये नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। जापान के 2 शहर हैं और उनका विनाश हो गया था। तो यूरेनियम बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन यूरेनियम को एनर्जी निकाल के, इससे टरबाइन को घुमा के और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं यूरेनियम के। तो यूरेनियम कहाँ कहाँ यूज होता है भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी भी एक लिस्ट है, आप उसको हमारे चैनल में जाके कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं भारत में कौन कौन से जो ऐसे प्लांट हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो यूरेनियम से चलते हैं। अब यूरेनियम से चलने वाले देशों विदेशों में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ मदद ली जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन पर देखते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए, ये आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देखेंगे कि यूरेनियम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। करेक्ट आंसर इज ए। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोने का प्रोडक्शन होता है। कनाडा, अभी आप जानते ही हैं कनाडा के बारे में, नॉर्थ अमेरिका का देश है। फ्रांस यूरोप का देश है, ठंड प्रदेश है। तो कनाडा में गेहूं का भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान विश्व का लगभग 42%, इसको देखिए, लगभग 42% यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला दूसरा देश कौन सा है। तो आपका दूसरा देश हो जाएगा कनाडा, और तीसरा देश क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक मार्किंग कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पर कजाकिस्तान, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पर कनाडा, और थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी अगर क्रम बनता है तो आप इसको भी याद करके रखिए, और क्रम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कई बार क्रम मिलाने के लिए भी आ जाता है कि ऐसे क्रम दिया रहेगा कि उसको 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 इज़ ग्रेटर दैन 3 ऐसे करके दिया रहता है। वो अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं काम भर की जानकारी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एस्पेरेंटो के बारे में देखते हैं कि एस्पेरेंटो क्या है। ये दरअसल इसके बारे में देखते हैं। एस्पेरेंटो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरेंटो का यूज़ किया जाता है, और इसका विकास LLJN जेमेनहॉफ ने किया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको एस्पेरेंटो के बारे में ये जानकारी रखना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, बाकी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है। ये देखिए, ये 3 जो ऑप्शन है एकदम इरेलीवेंट हैं। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई ये कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मीज के बारे में देखते हैं। पिग्मीज का क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं जनजातियों से, आदिवासियों से, या फिर कुछ निर्याती समूहों से, क्योंकि इनके बारे में भी बात चल रही है कि इनका भी विकास होना चाहिए, इनको भी जीवन की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो पिग्मीज के बारे में बात चलती है। पिग्मीज के बारे में कहा जाता है, पिग्मीज जनजाति फ्रेंड्स विषुवत-रेखी कह सकते हैं। विषुवत-रेखी अफ्रीका कांगो बेसिन में वर्षा वनों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि विषुवत-रेखी मतलब इक्वेटर के आसपास जो एरिया है वहाँ पर ये पाई जाती है अफ्रीका में। और पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको हम लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं मोंगुलस। मोंगुलस। अब देखिए, यहाँ पर एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पिग्मीज निवासी कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोंगुलस किससे रिलेटेड है, या मोंगुलस नामक घर कौन सी जनजाति द्वारा बनाई जाती है। या सिर्फ यूपीएससी में तो सिर्फ आपके पास इतना चैलेंज दिया जाता है कि यही पूछ रहे कि मोंगुलस क्या है, किससे संबंधित है, नॉर्मल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोंगुलस क्या है। मोंगुलस पिग्मी जनजाति द्वारा बनाया गया घर है जो कि पेड़ों पर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो जाते हैं। अगर एक बार किसी फील्ड से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अगली बार उस फील्ड से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा और खुद में ये डेवलप करना पड़ेगा क्रिएटिविटी, कि आप कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ कलर चेंज करते हैं हम। देखिए, संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण और चालन के कारण। थोड़ा सा आपको देखने में ये लग रहा होगा कि अगर साफ रात है
तो साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। आपको लग रहा होगा कि रात साफ है तो उतना ठंडी कैसे हो सकती है, मेघ रहते हैं तो थोड़ी ठंडी हो सकती है क्योंकि उतनी गर्मी बाहर से भी नहीं आ पाएगी या फिर कहीं और से गर्मी नहीं आ पाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बता देते हैं मेघी रातों के बारे में क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे भी आगे चल के। मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी जो पार्थिव विकिरण होता है, मतलब जो ये अर्थ से जो विकिरण निकलता है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण से को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। उसके आगे देखते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात के समय जो पार्थिव विकिरण है वो आसानी से शून्य हो जाता है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। इसके अलावा वायुमंडल में ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करती हैं। देख समझते हैं इसको क्या है। दरअसल एक बार तो जैसे मान लीजिए यह सन है, सन से हीट आ रही है दिन में, अर्थ पे हीट आ रही है, यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ जो है अवशोषित कर रही है हीट को, दिन भर तो उसको अवशोषित करती है, लेकिन रात में जब सन हट जाता है, रात हो जाती है, तो जितना अर्थ ने अवशोषित किया है हीट उसको अब बाहर फेंकना शुरू करती है। जैसे बाहर निकलेगी हीट, अर्थ से बाहर जा रही है। तो अगर बादल रहते हैं तो बादल जो ये हीट जा रही है उसको बादल रोक लेते हैं, तो फिर से अर्थ पे वापस आ जाती है, तो जिसकी वजह से गर्मी बनी रहती है। अगर यही बादल ना रहें तो हीट जैसे निकल रही है तो हीट सीधे आकाश में चली है, आसमान में चली है, तो रातें ठंडी हो जाती हैं। यही वजह है कि मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं जो रातें साफ़ होती हैं, मतलब जिसमें बादल नहीं होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक से समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए ये थोड़ा आप समझिए, जैसे अभी हमने यूज किया कि मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं, जलवाष्प को अवशोषित करता है बहिर्गामी पार्थिव विकिरण। तो ये सब समझिए कि जैसे ही जलवाष्प मान लीजिए मौजूद है, वायुमंडल में जलवाष्प है, और जैसे ही जलवाष्प ये हीट निकल रही है तो जाएगी तुरंत जलवाष्प को अवशोषित कर लेगी, तो एक उमस टाइप की क्रिएट हो सकती है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ठीक है आप हमारी ज्योग्राफी क्लासेज जाकर देखिए, अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर आपको ठीक से समझ में आ जाएंगी बातें। यहाँ देखते हैं कूल गाड़ी के बारे में देखते हैं। कूल गाड़ी क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। कूल गाड़ी के बारे में, ये कोयला खनन क्षेत्र है, तांबा खनन क्षेत्र है, सोना खनन क्षेत्र है या फिर वानिकी खनन क्षेत्र है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीपीएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये सदाबहार टाइप के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कूल गाड़ी जो है ये सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और ये है कहाँ, इसका प्लेस, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको जगह भी याद रखनी है और किस लिए प्रसिद्ध है ये भी याद रखनी है। डबल क्वेश्चन आपका क्रिएट हो गया है। और थोड़ा सा ये बता दें कि इस क्षेत्र में सोने की जो खोज की गई थी वो 1892 में की गई थी, 1892 में की गई थी। तो 3 क्वेश्चन आपके क्रिएट हो गए, जनरेट हो गए, और इनको कंफर्म कर लीजिए, रन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं तकला मकान डेजर्ट के बारे में देखते हैं। तकला मकान डेजर्ट का क्या है। तकला मकान डेजर्ट फ्रेंड्स, इसकी स्थिति अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इनमें से किस में है। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, मैप में भी आपको साफ दिख जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चीन में तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। थोड़े से इसके डिटेल देखते हैं। तकला मकान फ्रेंड्स एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र, चीन में, झिंजियांग प्रांत जानते होंगे आप, चीन में है, जहाँ पर कुछ विवाद भी चलता रहता है, चीन में है। यह दक्षिण में कुनलुन तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियान शान पठार से घिरा हुआ है। तो ये भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसकी ऐड कर लीजिए कि किन किन पर्वतों से घिरा हुआ है ये। तो इसका संबंध है कुनलुन पर्वत, पामीर का पठार और तियान शान पर्वत, ये 3 पर्वत हैं जो इससे संबंधित हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करके आपको चीज़ों को आसान करना है और आसानी से समझना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को एक्सप्लोर करिए, वहाँ से आपको ढेर सारी जानकारी अपने आप मिल जाएगी, ज़्यादा आपको कोशिश करने की भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीप कैसे अलग हुए। महाद्वीपों का सिद्धांत। ये महाद्वीपों का सिद्धांत ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के आने के बाद ज्योग्राफी में एक क्रांति सी क्रिएट हो गई। फिर ज्योग्राफी का अध्ययन में भी लोगों की रुचि बढ़ने लगी और लोग रुचि लेना शुरू कर दिए। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिकी क्रिया से, चट्टानों के वलन से, या फिर उपर्युक्त सभी की वजह से। लेकिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विवर्तनिकी की वजह से। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा आंसर, इसको डिटेल करते हैं। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है, और ये प्लेटों का जो प्रारूप है, प्लेटों की गतिशीलता है, प्लेट कैसे टूटती हैं, कैसे जुड़ती हैं, दूर जाती हैं, कैसे वो अपसारी बल, ये सब लगता है, ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स
विवर्तन की थ्योरी आप गूगल करके एक बार जरूर देखिएगा, या फिर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काहिरा का क्वेश्चन देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब समय कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, इसके लिए हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ये मान लीजिए ग्रीनविच लाइन है, और जैसे ही आप ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो समय घटता चला जाएगा। जैसे भारत का समय ग्रीनविच लाइन से, ग्रीनविच ये लंदन में स्थित एक जगह है जहाँ से लाइन गुजरती है, जिसको टाइम लाइन माना गया है, तो उसकी वजह से यहाँ समय काउंट किया जाता है। तो इधर जाएंगे, इधर इंडिया पड़ता है, तो इधर टाइम प्लस होता है, और इधर जाएंगे तो टाइम माइनस होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर का देखते हैं। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? दरअसल फ्रेंड्स, जब तक स्वेज नहर नहीं बनी थी तब तक अफ्रीका को क्रॉस करके, मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट था और ऐसे इधर इंडिया कॉन्टिनेंट था, तो अगर इंडिया से अफ्रीका जाना है तो इधर से घूम के ऐसे जाना पड़ता था। लेकिन स्वेज नहर बनने के बाद ये रास्ता इधर से हो गया और लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। और इधर भूमध्य सागर, तो यहाँ पर स्वेज नहर का आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से टच करती है। कैस्पियन सी तो दूसरी तरफ हो जाता है, लाल सागर को हिंद महासागर, ये तो रंग ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको बता देते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है। और भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में एक टॉपिक ये है कि ये कई जगह पाई जाती है, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में पाई जाती है, फ्लोरिडा में पाई जाती है, भूमध्य सागर के अगल बगल भी पाई जाती है, और भी दुनिया में कई जगहों पर पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु फ्रेंड्स रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रसदार फलों की यहाँ पर वाइन भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्वेज नहर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत के बारे में फ्रेंड्स, पामीर का पठार फेमस है, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अरावली तो भारत में है, सतपुड़ा भी भारत में है, म्यांमार तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। देखते हैं कोई क्वेश्चन शायद छूट न गया हो। अगर एस्पेरेंटो हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए, साओ पाउलो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। किलिमंजारो के बारे में देखते हैं। किलिमंजारो एक पर्वत है जो कि एक वोल्केनो टाइप का माउंटेन है। ये तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वोल्केनो टाइप का माउंटेन है, और ये तंजानिया के उत्तरी भाग पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तंजानिया, तंजानिया के उत्तरी भाग में स्थित है, और ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो टाइप का पर्वत है। 2 क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्केनो पर्वत के उदाहरण है, तो उसमें किलिमंजारो दिया जा सकता है। या फिर ये पूछा जाता है किलिमंजारो पर्वत कहाँ है, तो तंजानिया के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड कैनियन के बारे में पूछते हैं। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो यहाँ पर देखें, ग्रैंड कैनियन एक गॉर्ज है। ये गॉर्ज कहाँ है? ये कोलोराडो नदी द्वारा उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। कोलोराडो नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन गॉर्ज बनाया जाता है। तो और गॉर्ज मतलब ये होता है कि बहुत गहरा खड्ड होता है, लगभग किलोमीटर से ज़्यादा भी ज़्यादा गहरी खाई होती है, तो उसको ग्रैंड कैनियन कहते हैं। और भारत में भी एक कैनियन है जो कि अभी यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप उसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत में जो ग्रैंड कैनियन है उसका नाम क्या है। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं कि जो इंडिया का ग्रैंड कैनियन है उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यूपीपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन भी है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा इतने ही क्वेश्चन थे। ये राकेश विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बता ही दिए, ये एंडीज है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हुआ होगा। बीपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए आजकल जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, ज्योग्राफी क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लगातार उनकी प्रैक्टिस भी करती रहनी है, अदरवाइज आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हम यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते हैं, मैपिंग की कराते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी बनाए हैं, वहाँ क्विज डालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के हज़ारों क्वेश्चन क्विज में बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी जाकर टच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी की बटन बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसे ही ऐसे हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। फ्रेंड्स हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, एक बार इसके होम पेज पर जाएँ, इसको विजिट करें और हमें
मौका दें कि और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जिससे किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, किन किन पर आपको प्रॉब्लम होती है उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जिससे कि उन पर भी वीडियोस हम बना सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर बने रहिए, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।